नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। देखिए, आज का जो विषय मैं लेने जा रहा हूं, निश्चित तौर से आपकी आंखें और आपके कान सुनकर ये हैरानी तो कहना ठीक नहीं है, लेकिन ये जरूर होगा कि कितनी बड़ी साजिश हमारे देश के साथ खेली गई और वो साजिश अभी कैसे इम्प्लीमेंटेशन में आ रही है। क्या आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के डिवीजन के बाद डिजिटल पार्टीशन भी हो रहा है। भारत में कुछ शक्तियां जो रोकी गई थीं उस समय पार्टीशन के बाद, या जिनके लिए कहा गया कि वो रुक गए, वो कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। एक नया इलस्ट्रेशन सामने आया और लोग कहते हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वो नुकसानदेह नहीं होता, उसकी एजुकेशन, लेकिन ये तो एक्सट्रीम पढ़े लिखे लोग हैं जो बम से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। आप सोचिए कि अगर आप ये कहते हैं कि दिल्ली में बम ब्लास्ट किया गया, वो डॉक्टर मॉड्यूल था, वो पढ़े लिखे का मॉड्यूल था और वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी और ये वो सब उसमें इन्वॉल्व थे, तो वो बहुत छोटा प्रकरण है। वो एक बम फाड़कर 100 लोग मार सकते हैं, 200 मार सकते हैं, 500 मार सकते हैं, लेकिन उससे बड़ा कांड भारत में जो हुआ वो कल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन आई। उस पिटीशन में जमायते उलेमाए हिंद और तमाम मुस्लिम संगठनों ने और स्टूडेंट संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में एक गुहार लगाई। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा जो एनआरसी हो चुकी है 2019 में, बड़े ध्यान से सुनिएगा, 2019 में जो एनआरसी हो चुकी है, उस एनआरसी से जो लिस्ट निकली या जो लोग क्वालिफाई कर गए एनआरसी का, उनको एक प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, उनका एक आई कार्ड बनना चाहिए। ये तमाम मुस्लिम संगठनों ने ऐसा वहां कहा। हितेश दत्त शर्मा, जो कि कांग्रेस के टाइम पर, जब कांग्रेस सत्ता में केंद्र में और राज्य में भी हुआ करती थी, कांग्रेस के टाइम पर जो एनआरसी हुई उसके वो समन्वयक हुआ करते थे। उस समन्वयक के नाते उनको एक एक डेटा मालूम था। उन्होंने भी एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की और उन्होंने कहा कि साहब ये जो 3.25 करोड़, अब मजे की बात यह है कि एनआरसी जब हो रही थी तो बांग्लादेश से लोग आए, वो भारत के नागरिक होंगे, या जो भारत के मूल निवासी थे वो होंगे। तो बांग्लादेश से जो आया वो तो मुसलमान था और हिंदू तो यहां रहता था, और हिंदुओं में चकमा वगैरह की बात अलग छोड़ दीजिए। 3 करोड़ 11 लाख मुसलमान, जब एनआरसी करवाई गई सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, कांग्रेस की सरकार थी, तो एनआरसी जब वहां हुई तो 3 करोड़ 11 लाख नाम जोड़ दिए गए। मतलब जो पहले सूची में नहीं थे, ऐसे 3 करोड़ 11 लाख नए नाम जोड़ दिए गए और 19 लाख जो पहले से सूची में थे वो नाम निकाल दिए गए। अब 3 करोड़ 11 लाख नाम जोड़े गए और 19 लाख नाम निकाल दिए गए। ये 3 करोड़ 11 लाख के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में आए और उन्होंने कहा साहब ये जो क्वालिफाई कर चुके हैं या जिनको हम क्वालिफाई करवा चुके हैं इनके प्रकार ने कोई भी साधन इस्तेमाल करके कांग्रेस के टाइम पर, इनको आप एक प्रमाण पत्र दीजिए, सर्टिफिकेट दीजिए कि ये भारत के नागरिक हैं। अभी भारत में ऐसा कोई प्रमाण पत्र हम ग्रीन कार्ड या फिर हम नेशनैलिटी कार्ड देते नहीं, लेकिन इनका कहना था कि नेशनैलिटी कार्ड दीजिए। अब हितेश दत्त शर्मा को सुनिए, उन्होंने, हितेश शर्मा जी ने जो कहा, उन्होंने कहा कि भाई जब हमने ये करवाया था उसके बाद विप्रो, अब देखो विप्रो का नाम बड़े ध्यान से, ये विप्रो का खेल और जिना और विप्रो के संबंध, और जिना और प्रेम जी के संबंध, और जिना और प्रेम जी के बीच की स्ट्रैटेजी, उनके बीच के पैतृक रिलेशन और भारत में खेलने के लिए छोड़े गए लोग और उन्होंने जो खेला उसकी कहानी, ये सब इसमें अगर एक धुरी में इनकी डॉट्स मिलाना शुरू करेंगे तो आपको एक बड़ा षड्यंत्र देश में दिखाई देगा। पहले हम अजीम प्रेम जी के पिता मोहम्मद अजीज प्रेम जी, क्या उनका नाम होता था, उनका और जिन्ना का संबंध समझते हैं। जिन्ना खोजी मुसलमान थे, खोजा जिनको कहा जाता है, जिन्ना खोजा मुसलमान थे। जिन्ना की पीढ़ियां तो हिंदू ही थीं, लेकिन खोजा मुसलमान उनको कहते हैं जो ख्वाजा या सूफी परंपरा, ख्वाजा सूफी परंपरा के द्वारा कन्वर्ट हो जाते हैं। और
अजीम प्रेमजी का जो परिवार है वो 15वीं-16वीं शताब्दी में वो भी खोजा मुसलमान थे, मतलब वो भी खोजा से कन्वर्ट हुए। तो गुजरात के अंदर खोजा मुसलमान जो आगा खां को मानते हैं, इनको बहुत बार लोग आगा खानी भी कहते हैं, आगा खान को मानते हैं। हालांकि सुन्नी इनको मुसलमान नहीं मानते, लेकिन ये शिया क्लेन है, शिया क्लेन इस्माइली शिया क्लेन है। और जिन्ना और ये दोनों ही इस एक ही बिरादरी के हैं। पार्टीशन के टाइम पर जिन्ना से जब पूछा जाता था कि वो कौन है, शिया है कि सुन्नी है, तो कहते हैं मोहम्मद कौन थे, शिया थे कि सुन्नी थे। तो जिन्ना उस बात को छुपा ले जाते थे क्योंकि सुन्नी हिंदुस्तान में तादाद ज्यादा थी जो सुनकर ईमान लाए, और शिया अपने आप को वंशज कहते हैं मोहम्मद का। लेकिन सुन्नियों को अपने साथ मिलाने के लिए जिन्ना अपने आप को मुसलमान कहता था और अपने आप को शिया नहीं कहता था, शिया खोजा नहीं कहता था। वो ये कहता था कि मैं मोहम्मद कौन से मुसलमान थे, शिया थे कि सुन्नी थे कि खोजा थे कि इस्माइली थे, कौन से थे। लोग चुप हो जाते थे। तो अपनी आइडेंटिटी मुसलमान की तरह रखता था, शिया की तरह अपनी आइडेंटिटी जिन्ना नहीं रखता था। पार्टीशन हुआ, जिन्ना ने जबरदस्ती करी या जो भी हुआ, और पाकिस्तान बन गया। जिन्ना की पॉलिसी एकदम क्लियर थी कि हिंदुस्तान को उसको फतेह करना है, एक ऐसी भूमि का टुकड़ा उसको चाहिए जहां पर वो सेना इकट्ठी कर सके और सिस्टमेटिक तरीके से मुगल काल के दौरान जैसा होता था वैसा युद्ध करके हिंदुस्तान को फतेह कर ले। इसीलिए उसने ये जबरदस्ती कहा था कि भाई जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो उसके राजा डिसाइड करेंगे, जनता नहीं, यानी कि प्लीबिसाइड नहीं होगा, राजा डिसाइड करेंगे। क्योंकि उसको लग रहा था कि 550 प्रिंसली स्टेट्स में से एक बड़ी तादाद मुसलमानों की भी है, और अगर जनता डिसाइड करेगी तो वो हिंदू है, तो प्रिंसली स्टेट का राजा डिसाइड करेगा तो 100 पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर उसको मिलेंगे, और फिर वो उसके सहयोगी होंगे और वो कर लेगा। लेकिन सरदार पटेल की वजह से वो हो नहीं पाया, क्योंकि कॉन्टिगुअस बाउंड्री की बात आ गई। सरदार पटेल ने डाल दी कि भाई बाउंड्री लगती है तो ही वो पाकिस्तान जा सकता है, बाउंड्री नहीं लगती तो नहीं जा सकता, ये कंडीशन डाल दी। जिन्ना ने पॉलिसी बनाई कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, क्योंकि आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। आगा खां तो ढाका से हुआ करते थे, और ढाका से आगा खां, और आगा खान भी खोजा मुसलमान। तो ढाका से आगा खान को बुलाकर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी ताकि हिंदू मुसलमानों को अलग अलग किया जा सके। 1905 के मूवमेंट में अंग्रेजों ने देखा था। ऐसी परिस्थिति में जब जिन्ना ने यह तय किया कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों चाहिए। ईस्ट पाकिस्तान ओरिजिनली मुस्लिम बाहुल्य था, लेकिन वो वेस्ट पाकिस्तान जरूर चाहता था क्योंकि उसकी कंटिन्यूएशन ईरान, इराक और अफगानिस्तान से हो जाती थी, तो उसको सेना और सुविधा मिल जाती। और इधर ईस्ट पाकिस्तान में वो बैठता है क्योंकि दोनों तरफ से हिंदुस्तान को फतेह किया जा सके, और 100 अंदर प्रिंसली स्टेट हों और बीच में एक हाईवे और ऊपर से फाइटर जेट निकलने की अनुमति। ये सब कुछ उसने मांगा था। हालांकि वो भारत में भी बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए थे, नेहरू के अलावा भी बहुत बुद्धिजीवी थे, ऐसा केवल नेहरू मंदबुद्धि के थे, उनको छोड़ दीजिए, फिर भी होशियार लोग थे भारत में। अब देखिए 47 में ये कहा गया कि भाई मोहम्मद प्रेम जी को जिन्ना ने बुलाया और कहा कि तुम फाइनेंस मिनिस्टर बन जाओ पाकिस्तान के। लियाकत अली जिन्ना के बड़े खास हुआ करते थे, चेले हुआ करते थे, उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया, खुद गवर्नर जनरल बन गए और मोहम्मद प्रेम जी को बुलाया गया। लेकिन मोहम्मद प्रेम जी ऐसा कहते हैं कि नहीं गए। अब 47 की बात है, 47 तक अभी लियाकत नेहरू समझौता नहीं हुआ था। लियाकत नेहरू समझौता नहीं होने का मतलब यह है कि सभी मुसलमानों को अभी तक पाकिस्तान जाना है। तो फिर कैसे मोहम्मद प्रेम जी ये कह सकते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, या मैं हिंदुस्तान में जो हमने विप्रो बनाई है, विप्रो मतलब वेस्टर्न इंडिया प्रोडक्ट करके उसको कहते हैं, वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल एंड प्रोडक्ट्स। तो वेस्टर्न की W, इंडिया की I और प्रोडक्ट की प्रो, ऐसे करके उसको शॉर्ट में विप्रो कहा गया। ये जो अजीम प्रेम जी हैं ये पढ़ने के लिए विदेश गए, लंबे समय तक ये विदेश में ही रहे और वहां तमाम तरह के इस्लामिक स्ट्रक्चर्स इनके संपर्क में आए। और यहां मोहम्मद प्रेम जी ने अपना विस्तार करना शुरू कर दिया। केवल मोहम्मद प्रेम जी भारत में नहीं रुके थे, भारत में रुकने वाले मौलाना आजाद थे, जिन्होंने अपनी कहानी में लिखा है कि 30 वर्ष बाद मेरी मृत्यु के 30 वर्ष मेरा आखिरी पन्ना खोला जाए, आखिरी चैप्टर खोला जाए, जिसमें मैंने जो एफर्ट किया है हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाने का, वो उसका क्रेडिट मुझे मिले। उसके पीछे लड़ाइयां भी हुई थी,
और उनके शिष्य और उनकी भतीजी और ये सब हुआ था। भारत में एमएच लारी रोके गए थे। भारत में रुकने वालों में भारत के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन रुके थे। जाकिर हुसैन के यहाँ जब ये जो युद्ध चल रहा था उस समय सलमान खुर्शीद को इंदिरा गांधी ने, ऐसा कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने, मतलब इंदिरा गांधी की तरफ से एलिगेशन लगे थे कि ये जासूसी करते हैं, तो उनको राष्ट्रपति भवन से निकाल दिया गया था। ये उनके नाना हुआ करते थे। इनके भाई पाकिस्तान चले गए थे। 7 भाइयों में से 5 पाकिस्तान चले गए थे, 2 यहाँ हिंदुस्तान में रहते, जो एक जामिया मिलिया इन्होंने स्थापना करी ताकि इस्लामिक स्ट्रक्चर को बढ़ाया जा सके, और दूसरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो गया। और ये जितना खोजा परिवार है जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये भी सब एएमयू से इनका लिंक निकल कर आता है, जामिया मिलिया से इनका लिंक निकल कर आता है। तो हिंदुस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो मुस्लिम लीग के लोगों ने कहा कि हमें संविधान नहीं पाकिस्तान चाहिए, और संविधान नहीं पाकिस्तान की 2 बैठकें जब संविधान सभा की हो गई तब तक ये पार्टिसिपेट नहीं किया। जिस दिन माउंटबेटन ने घोषणा कर दी पार्टीशन की, उस दिन ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आ गए, और एमएच लारी जैसे लोग, कई लोग यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठकर आर्टिकल 25 से 30 तक डलवाते रहे, भाई माइनॉरिटी के राइट, ये वो, चार मतलब पर्सनल राइट, और धीरे धीरे करके इनमें एक बड़ी संख्या पाकिस्तान जाती रही। हिंदुस्तान के अंदर कुछ मुसलमान इसलिए रुक गए क्योंकि बड़े लोगों ने आह्वान किया, उनको लगता था कि यहाँ इनको तमीज़ नहीं है, इनको अगर बता दिया गया तो ये और एग्रेसिव हो जाएंगे, इसलिए इनको शांति से यहाँ रखना चाहिए। और अजीम प्रेम जी जैसे लोग, जब अजीम प्रेम जी विदेश से वापस आए मोहम्मद प्रेम जी के बाद, तो उन्होंने विप्रो में ही ये आईटी खोल दी। आज विप्रो आईटी कंपनियों में देश की सबसे बड़ी कंपनी, सनफ्लावर जो ये तेल आता है, वो तेल पहले वो बनाती थी कंपनी विप्रो, फिर वो विप्रो आईटी सेक्टर में आ गई, आईटी सेक्टर फल फूल गया, बड़ा हो गया। इस विप्रो को ही एनआरसी में मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट दिया गया विप्रो को, कि भाई विप्रो असम में, चूंकि कांग्रेस की सरकार थी, विप्रो को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। विप्रो अजीम प्रेम जी, अभी उनके बेटे राशिद प्रेम जी, क्या नाम है उनका पता नहीं, वो चलाते हैं। और ये जो हितेश शर्मा क्वेश्चन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं विप्रो के सॉफ्टवेयर में एनआरसी पूरी होने के बाद लाखों नाम जोड़े गए, लाखों आइडेंटिटियां इसमें एंट्री हो गई। मैं चूंकि उसका प्रमुख था, मुझे मालूम है सब, इसलिए इसमें करोड़ों लोगों के डेटा एंट्री का खेल खेला गया। अब ये जो करोड़ों लोगों की डेटा एंट्री का खेल खेला गया, और हितेश शर्मा की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पहले आई, याद रखिए, हितेश शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में पहले पिटीशन डाली और उन्होंने कहा था एनआरसी दोबारा होनी चाहिए। असम में जो एनआरसी हुई है वो उसको सब गुड़ गोबर कर दिया है विप्रो ने। ये कहा गया कि विप्रो के सॉफ्टवेयर में सिक्योरिटी नहीं थी, विप्रो के सॉफ्टवेयर में क्रॉस चेक की व्यवस्था नहीं थी, और विप्रो के सॉफ्टवेयर में डुप्लीकेट को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं थी। ये विप्रो इतनी बड़ी कंपनी जानबूझकर कर रही थी या कैसे कर रही थी, ये तो सवाल है। लेकिन ये है तो जिन्ना के सहोदर भाई, जिन्ना के सहोदर भाई खोजी शिया मुसलमानों का, जो जिन्ना के बहुत खास होते थे, जिन्ना के ही मोहल्ले से आते थे और जिन्ना के ही सब वो हुआ करते थे। लोग कह सकते हैं कि खोजा मुसलमान जो हैं वो जिना कैसे हो गए। जिना की बहन ने कराची में एक मुकदमा जिना की मृत्यु के बाद डाला था। उसमें लियाकत अली जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने भी ये क्लेम किया था कि ये शिया मुसलमान हैं, और उनकी बहन ने भी ये क्लेम किया था कि वो शिया मुसलमान हैं। इसलिए क्लेम किया था कि शियाओं में महिलाओं को प्रॉपर्टी ज़्यादा मिलती है, तो उनकी बहन के नाते उनके मोहम्मद अली जिना की सक्सेशन का जो मुकदमा चला था, उसमें उनकी बहन ने अपने आप को और जिना को भी खोजा शिया मुसलमान कहा था। खैर, पाकिस्तान तो सुन्नियों ने बनाया, लेकिन भाई नेतृत्व तो यही कर रहे थे। और इधर मोहम्मद प्रेम जी अपना इधर विस्तार में लग गए, उधर जाकिर हुसैन अपने विस्तार में लग गए, इसके बाद जामिया मिलिया एमएलयू अपने काम में लग गई, और भारत में मौलाना आज़ाद एजुकेशन व्यवस्था में अकबर महान लगाने में लग गए, और उसके बाद तमाम मुसलमान भारत के एजुकेशन मिनिस्टर होते रहे, और भारत की एजुकेशन ऐसा पढ़ा दिया गया कि भाई मुगल ही सब कुछ भारत के लिए थे, मुगल ही भारत के भविष्य थे और अंग्रेज दुश्मन थे। और भारत के इतिहास में यह बता दिया गया कि मुगल जो है वो ईसाइयों से लड़ रहे थे आज़ादी के लिए, मुगल अपनी सत्ता के लिए लड़ रहे थे।
मुगल अपनी अस्मिता के लिए लड़ रहे थे। मुगल किसी की या मुगल के साथ रखने वाले लोग इसलिए लड़ रहे थे कि उनको आज़ादी चाहिए थी। आज़ादी अगर उनको चाहिए होती तो फिर मुगलों पर जब पेशवा शासन कर चुके थे, पेशवा जब दिल्ली पर कब्जा कर चुके थे, तो पेशवाओं का नेतृत्व होना चाहिए। खैर, उस विषय पर नहीं जाएंगे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा काम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमात उलेमाए हिंद और ये तमाम उलेमाओं की जो पिटीशन है, इसको हितेश दत्त शर्मा की पिटीशन के साथ क्लब कर दिया, अटैच कर दिया। बोले दोनों साथ साथ सुनेंगे। क्या सॉफ्टवेयर के माध्यम से यह गलत किया गया? इनका कहना यह है, मुसलमानों का कहना है कि अगर 2019 में लिस्ट आ चुकी है, विप्रो ने जारी करवा दी थी, तो उस लिस्ट के आधार पर हमको भारत का स्थायी प्रमाण पत्र दे दिया जाए कि हम भारत के नागरिक हैं। ऐसे 3,11,00,000 लोग जो जोड़े गए, नए जोड़े गए, उनका नाम भी, उनको भी प्रमाण पत्र दे दिया जाए, और जो बाकी रह गए हैं उनको अपील करने की अनुमति दे दी जाए। हितेश दत्त शर्मा का कहना है कि विप्रो के सॉफ्टवेयर की वजह से इसमें बड़ा खेल हुआ है, इसमें करोड़ों लोग लिख दिए गए हैं, बाद में भी डाले गए, और बाद में भी उनके निवास, पिता और ये सब जो जो डेटा की जरूरत थी वो डेटा ऑटोमेटिकली चेंज कर दिए गए ताकि पकड़ में ना आए। आप सोचिए कि ये जो सनफ्लावर का जो तेल आता है, या फिर विप्रो की जो कंपनी है, क्या ये जिना का एक्सटेंशन है या वाकई में ये भूल है? वाकई में सॉफ्टवेयर गलत था? अगर सॉफ्टवेयर गलत भी था, विप्रो ने उसको किया भी है, तो भी क्या एनआरसी दोबारा नहीं होनी चाहिए? ये बहुत सारे प्रश्न सुप्रीम कोर्ट में खुलकर आए, लेकिन एक पीछे की बड़ी साजिश की गंध इसमें आ रही है, जो जिन्ना के समय से अभी तक चलती आ रही थी। और वो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग जो अपने आप को कहते हैं हम हिंदुस्तान के विकास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि मोहम्मद प्रेम जी जैसे और लोग पाकिस्तान में भी तो होंगे। वो क्यों नहीं ऐसा कर पाए? हिंदुस्तान में ही क्यों फल फूल गए? पाकिस्तान में भी आईटी इंडस्ट्री होनी चाहिए थी, पाकिस्तान में भी कुछ बड़ा होना चाहिए था, पाकिस्तान के पास भी कुछ अपना रिसर्च वर्क होना चाहिए, R&D होना चाहिए। उनके पास तो केवल आतंकियों के अलावा कोई नहीं है। तो ये एक प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सामने जब आया, तो हमारी टीम ने थोड़ा उसका बैकग्राउंड खोजने की कोशिश की। तो ये जो बैकग्राउंड मिला वो मैंने आपको आज बताने की कोशिश की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट दोनों पिटीशंस को साथ साथ सुनेगा, और सुनने के बाद ये तय करेगा कि सर्टिफिकेट जारी होने चाहिए, एनआरसी दोबारा होनी चाहिए। बाकी आपका क्या विचार रहता है मुझे जरूर लिखकर बताइएगा। आपके पास कोई डेटा होता है तो जरूर लिखकर बताइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।